कनाडा में जाकर लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी चैलेंजर है ना। हाँ, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जब कनाडा जाता है, आपने सरी का नाम सुना होगा, वो भी बीसी में है। और ये गाली को दे रहे हो, बट फटने वाला हो जाता है, 1-2 डिग्री तक चले जाता है रात में। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल के बीच में, 2 साल के बीच में इतने ज़्यादा रेंट हाई चले गए हैं ना। ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी की बात करें, स्टूडेंट की मिनिमम वेज कितनी है? यहाँ पे डोमिनोज की मैंने काम किया है, $30 भरी पई थी, $29, $60। हम लोगों ने बहुत सुना है भाई कनाडा में पीआर आसान है, ऑस्ट्रेलिया मत जाओ। ये रियलिटी क्या है, पीआर का सिस्टम क्या है उधर? अपने देश से बढ़िया भाई कई रीज नहीं। सही बात है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हल कैंट चैनल, दिस योर तुषार जा। तो भाई अभी मॉर्निंग तो नहीं हो रही, थोड़ी सी रात हो रही है, ठीक है, थोड़ी सी नहीं, 9:30 बजे वाली रात हो रही है, ठीक है। आज की इस वीडियो में भाई हम लोग करने वाले हैं कंपेयर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा। ये साइकिल वाला आ रहा है, मार तो नहीं जाएगा? आगे कर लेता हूँ थोड़ा। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा। बट भाई तुषार भाई, आप तो कनाडा गए नहीं है ना, आप कैसे कंपेयर कर दोगे? तू कैसे बोल सकता है वहाँ बैठा बैठा कि कनाडा में क्या हो रहा है? तो भाई हमने स्पेशल भाई कनाडा से बंदा बुलाया है, और भाई ना ऐसे थोड़ा बहुत घूमने आया था ऑस्ट्रेलिया। मैं कहा आ जाओ भाई वीडियो बनाते हैं, ठीक है। इससे पहले ब्लॉग में भी देख लिया होगा आपने। वी हैव मिस्टर, आ जाओ भाई, मिस्टर कांदा ब्लॉग्स हेयर स्ट्रेट फ्रॉम कनाडा। तो भाई ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ और कैसे हो? सबसे पहले कैसे हो, फिर ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ? बहुत बढ़िया भाई, घूमने के बाद और भी बढ़िया हो गया हूँ ऑस्ट्रेलिया। आज मेरी आखिरी दिन है मेरा यहाँ पे, और आज ही सबसे ज़्यादा गर्मी थी भाई, 31 डिग्री। और मैं समझ गया कि वो भाई को बढ़िया लग रहा है। रहा नहीं जाता ठंड, लेकिन अभी ठंड भी हो चुकी है। अभी शाम को देखो ठंड भी हो चुकी है, तो अभी थोड़ा कम बढ़िया लग रहा है। लेकिन सही था। अभी ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान ऐसा बना कि आपने, अभी मेरे व्लॉग्स अभी आएंगे तो फिर मेरा प्लान बना था न्यूजीलैंड जाने का। तो न्यूजीलैंड के साथ में ही है ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा दोबारा मैं क्यों पैसे खर्च करूं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। तो मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लिया, $200-250 लगे, जितने भी लगे। फिर बस वीज़ा मिल गया और वहाँ से टिकट करवाई 200-250 की, यहाँ पे आ गया, डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। तो भाई सिर्फ वहाँ से नहीं आया, पहले कनाडा से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से अबू धाबी, वहाँ पे ब्लॉग बनाया, रील बनाई, फिर इंडिया से बैंकॉक। अब 8, वो तो स्टे थी, चलो हांगकांग में 8 घंटे की। फिर न्यूजीलैंड घूम फिर के ऐसे पूरा ज्योग्राफी का मैप पूरा पास कर दिया, मतलब पूरी दुनिया घूम ली, चक्कर काट लिया। तो भाई हमारे पास आया। मैंने कहा कि हम आज एक वीडियो बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर पीपल हु वांट टू गो देयर फॉर देयर वर्क, गेट रेजिडेंसी। और इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे हो गया फीस, हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग, हो गया वेदर, हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा हमने सुना हुआ है कनाडा में बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, कौन से एरियाज़ में रहती है, कहाँ रहना बढ़िया है, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बहुत सारी वीडियो में बातें होने वाली। नीचे सब्सक्राइब बटन में जाके आप लोग दबा सकते हो, लाल करेगा, उसको ग्रे कर दो। भाई के चैनल का भी लिंक मैं साइड में डाल दूंगा और नीचे भी डाल दूंगा, आप लोग जाके भाई को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम भी दोनों के यहाँ पर आ ही जाएंगे, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेदर की। तो कनाडा में वेदर कैसा रहता है मोस्ट ऑफ द ईयर? ओके, तो वेदर कनाडा में सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट है। अब यहाँ पर गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो वहाँ सर्दियाँ शुरू हो रही है। मतलब वेदर अगर आप देखोगे इंडिया के हिसाब का है। इंडिया के यहाँ जब इंडिया में गर्मी बढ़ती है तभी कनाडा में बढ़ती है, जब सर्दी बढ़ती है तभी वहाँ पे सर्दी बढ़ती है। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर दिसंबर के टाइम पे सांता क्लॉज निक्कर पहन के आता है। वहाँ पर इंडिया में सर्दी होती है, कनाडा में भी सर्दी होती है। तो बर्फ़ कौन से एरिया में होती है, और बर्फ़ होने के बाद डिसएडवांटेजेस कैसे रहते हैं, कैसे हैंडल करते हो तुम लोग? ऑलमोस्ट कनाडा में हर जगह बर्फ़ पड़ती है। अब कहीं भी चले जाओ बर्फ़ मिलेगी आपको। लेकिन जो सबसे कम बर्फ़ पड़ती है वो पड़ती है वैंकूवर, वो ब्रिटिश कोलंबिया में है। वहाँ पर इस आपने सरी का नाम सुना होगा, वो भी बीसी में है। और ये गाली को दे रहे हो? अच्छा, वो ब्रिटिश कोलंबिया। अच्छा, वो यहाँ सुनते नहीं है ना हम लोग, हमको पता नहीं बीसी ब्रिटिश कोलंबिया। मुझे पहले गाली लगती थी, लेकिन ये गाली नहीं है। बीसी कह देते हैं उसको, ब्रिटिश कोलंबिया को। तो वहीं पर वैंकूवर है और वहीं पे सरी है। वहाँ पे सबसे कम स्नो पड़ती है। स्नो पड़ती है लेकिन कम पड़ती है। वहाँ पे मोस्टली वेदर ऐसा रहता है, या फिर न्यूजीलैंड जैसा रहता है, मतलब कभी भी बारिश होने लगी, पता नहीं चलता कब बारिश आ गई। तो ऐसा होता है वहाँ पर। तो गर्मियाँ नहीं होती? गर्मियाँ होती हैं, आप समझ लो अप्रैल से स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब अप्रैल में स्नो एक खत्म हो जाती है। हाँ, फिर तब भी ठंड होती है। मई में भी थोड़ी सी ठंड होती है। जो असल में जो गर्मी होती है ना, जो ऐसा मौसम टी शर्ट्स वाला,
वो होता है जून और जुलाई। हाँ, उसमें हम टी शर्ट्स पहनकर घूम सकते हैं। यहाँ पर ऑपोजिट होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जून जुलाई में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंड होती है, हवा चल रही होती है बिल्कुल, है ना, ऐसे मौसम सा बना रहता है बिल्कुल सुहाना सा। सुहाना तो नहीं होता बट फटने वाला हो जाता है, 1-1, 2-2 डिग्री तक चले जाता है रात को। डिपेंड्स आप लोग कौन सी स्टेट में हो। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग विक्टोरिया में हैं, रात को 1-1, 2-2 डिग्री यहाँ पर चला जाता है। बट अगर आप लोग पर्थ जाओगे वहाँ पे 10 महीने गर्मी रहती है, 12 महीने वैसे, ठीक है। अगर आप क्वींसलैंड रहोगे वहाँ का टेम्परेचर अलग रहता है, गर्मी रहती है मोस्ट ऑफ द ईयर उन साइड्स में। ठंड भी होती है बट वो लोग जब यहाँ पर आते हैं तब उनको ज़्यादा लगती है ठंड। और यहाँ पर मेलबर्न में ठंड रहती है फ्रॉम मई जून से स्टार्ट हो जाती है भाई, मतलब ठंड लगना, और ये रहती है सितंबर अक्टूबर तक। उसके बाद गर्मियाँ होती है बट मेलबर्न के अंदर शाम को हमेशा ठंड होती है भाई, है ना। कहीं चाहे आज दिन में 31 डिग्री हो रहा था भाई, अभी मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा कितना हो रहा है। तो ऐसा यहाँ पर सिचुएशन रहती है। तो यहाँ पर घरों में हीट वगैरह होती है या नहीं होती? हीटर लगे होते हैं वो प्रॉपर हीट वाले, तो ऊपर जहाँ पे स्नो पड़ती है वहाँ पर ही होती है। पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में स्नो थोड़ा दूर यहाँ से, 2-2, 3-3 घंटे, बट सिटीज़ में नहीं होती। तो आपके घरों में ऐसे यहाँ पर हीटर वगैरह नहीं होते? मतलब हीटर है नॉर्मल, वो चला जैसे एसी होता है ना वैसे। ओके, प्रॉपर हीटर नहीं कि हर जगह से। ओके, मतलब सेंट्रल हीट नहीं? सेंट्रल हीट कई पुराने घरों में बने हुए हैं जिनके बने हुए हैं, बट वैसे नहीं होते। अपार्टमेंट्स वगैरह में तुमको हीटर एसी अलग ही मिलता है। अगली हम लोग बात करते हैं भाई फीस की। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जब कनाडा जाता है तो उसकी बैचलर्स की फ़ीस कितनी होती है और मास्टर्स की फ़ीस कितनी होती है, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो अब बैचलर्स में ऑलमोस्ट 4 साल की होगी तो होती है वो बैचलर्स। अगर आपने किसी समझ लोगे, हम एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में करने के लिए गया है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ही होती है बैचलर्स, तो कॉलेजेस में डिप्लोमा वगैरह हो जाएगा। तो उसकी कंप्यूटर साइंस मेरा फ्रेंड करने के लिए आया था, तो डिपेंड करता है, 1 साल की उसकी फ़ीस थी ऑलमोस्ट $32,000-35,000 कैनेडियन डॉलर। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। अगर आप यही डिप्लोमा की बात करो, डिप्लोमा की फ़ीस होती है कुछ एक 1 सेमेस्टर की $8,000 to $10,000 मैक्स, इतनी चली जाएगी। ठीक है, लेकिन पर ईयर? हाँ, पर ईयर नहीं, पर सेमेस्टर। ठीक है। और उसकी मास्टर्स की अगर उसकी देख लो 30,000 है, अगर हम एस्टिमेट लगा कर चले 30,000, तो एक सेमेस्टर की होगी 15,000, ऑलमोस्ट डबल। सेम चीज़ होगी बट वो ईयर अकाउंट कम हो जाते हैं। सेम चीज़ इधर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉलेजेस में जाओगे आपको सस्ती फीस मिलेगी, बट मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ मेजरली, जो बहुत सारे बच्चे लेके यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं फिर वो अपना चेंज कर लेते हैं कॉलेजेस में फीस के चक्कर में, क्योंकि भाई फीस भाई जेबों में छेद कर देती है, इतनी ज़्यादा फीस होती है। अगर हम लोग बात करें बैचलर्स की फ़ीस ऑन एन एवरेज 12,000 या $15,000 आप लोग लगा सकते हो पर सेमेस्टर, ठीक है। तो 3 साल की बैचलर्स होगी यहाँ पे। अगर आप लोगों को IT करनी है तो 3 साल की होगी, कई यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल की होगी। अब अगर हम लोग हिसाब लगाएं तो $90,000 बैचलर्स की फ़ीस हो गई और मास्टर्स की वही $60,000 के अराउंड ऑन एन एवरेज। अगर आप लोगों के पास स्कॉलरशिप्स हैं तो आप लोगों को अच्छा प्राइस मिल सकता है। और जैसे मैं अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ, मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, तो मेरे को मिली $48,000 की मेरा पूरा कोर्स। वाह, क्या बात है। तो आपको ये स्कॉलरशिप मिली थी? हाँ, मेरे को 30%। क्या बात है भाई, फैमिली खुश हो गई होगी। $30,000 बच गए भी तो अकाउंटिंग भी तो करी वो तो जो मेरे व्यूअर्स उनको पता ही होगा, उसमें खराबी की है। तो भाई अगली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में। कनाडा में क्या हाल है? कनाडा में लिविंग का ऑलमोस्ट सेम है। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा है या फिर कम है मुझे, लेकिन अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे ना तो यहाँ के मुकाबले मुझे थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अभी रेंटल, अगर जो आपका अपार्टमेंट है ऑलमोस्ट पता नहीं कितना उसका रेंट है, $2,400, तो $2,400 ऑलमोस्ट वहाँ पर भी चल रहा है इतना। अगर 2 बेडरूम अपने अपार्टमेंट लेना है एक बढ़िया लोकेशन पर, जैसे हैलिफैक्स में हम देख लेंगे, एक सिटी के बीच में लेना है, तो आपको 2,400 के ऊपर का ही मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, डाउनटाउन के बीच में। और अगर टोरंटो वाली साइड चले जाओ, टोरंटो के डाउनटाउन में, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। हाँ। सेम ही है, मतलब सिटीज़ के जितना आप लोग करीब रहोगे उतना मिलेगा। फिर भी ऑन एन एवरेज रेंट कितना है? ऑन एन एवरेज सिटी से अगर तुम आधा घंटा दूर हो, अगर थोड़ा सा आप समझ लो कि थोड़ा सा दूर हो, अगर आप ब्रैम्पटन वाली साइड चले जाते हो, वहाँ पर आपको 2 बेडरूम ऑलमोस्ट 2,000 से 2,500 के बीच में मिलेगा पर मंथ। कितने लोग रहेंगे उसमें? 2 या 3? हाँ, रहने को 4 भी रह सकते हैं। फिर वो आप तोड़ सकते हो उसका। सेम ही चीज़ यहाँ पर भी, अगर आप लोग मेलबर्न CBD में घर लोगे $2,500 $3,000 2 बेडरूम अपार्टमेंट आप लोगों को मिलेगा। CBD से 15 मिनट दूर रहोगे तो भी उसी के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं CBD में नहीं रहते जी, थोड़ा सा दूर रहते हैं 10 मिनट, तो भी मेलबर्न कहता है उतना ही रेंट है, थोड़ा सा ही कम है ना। अगर आप लोग सिटी से आधा घंटा दूर रहते हो, आप लोगों का रेंट $800 चला जाता है। अगर 2 लोग रहते हो, ठीक है, $1,600। जैसे मैं पुराने घर में रहता है, जो लोगों ने वीडियोज़ देखी हैं, तो मेरा रेंट था $1,600, $800 ईच जाता था। बिल्कुल, अब वो डिपेंड करता है कि आपने वो घर लिया कब हुआ है ना। जैसे
हमारा रेंट है, मेरा जो जिस जगह मैं रह रहा हूँ उसके 3 बेडरूम है, मतलब 2 बेडरूम बनाए हुए हैं, एक स्टूडियो टाइप है ना, तो ऐसे उसका रेंट अभी भी मेरा जो जा रहा है ऑलमोस्ट $1300 उसके आसपास जा रहा है, ठीक है, वो बहुत कम है। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल के बीच में, 2 साल के बीच में इतने ज़्यादा रेंट हाई चले गए हैं ना, अगर मैंने वो छोड़ दिया तो मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो किसी और को इजीली 2000 को देगा, ठीक है, इजीली। तो इसलिए तो अब रेंट ऊपर चले गए हैं, लेकिन हमने पहले का लिया हुआ है तो हमारे वहाँ रेंट कंट्रोल होता है। अच्छा, रेंट, ठीक है। अब वो प्रोविंस एग्रीमेंट साइन हो गया। हाँ, एग्रीमेंट तो चलो लीज साइन हो गई है ना। अब गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि अगर लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट का रेंट बस एक लिमिट तक बढ़ा सकता है हर साल, इससे ज़्यादा नहीं। अब वो हर प्रोविंस में नहीं होता। हमारी नोवा स्कोशिया में 2.5% था रेंट कंट्रोल, तो हमारे लैंडलॉर्ड ने $25 बढ़ा दिया मंथली, ठीक है। हाँ, तो अब गवर्नमेंट ने चेंज करके 5% कर दिया है, तो अब वो उस हिसाब से 5% बढ़ा देगा जब हमारी लीज रिन्यू होगी। हाँ, तो ऐसे ये चीज़ नहीं है अल्बर्टा में। अल्बर्टा में पता क्या हुआ, अब वो वहाँ पे प्रोविंस बहुत स्नो पड़ती है वहाँ, हद से ज़्यादा, लेकिन वो प्रोविंस ग्रोइंग प्रोविंस है, तो वहाँ पर पिछले 1 साल में हद से ज़्यादा लोग मूव हो गए, इतने ज़्यादा लोग मूव हो गए कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज अब मिले नहीं रही रेंट के लिए। जिसका रेंट 1000 था उसका रेंट 2000 हो गया, 2500 हो गया, इतना हो गया अब। तो इतने ज़्यादा लोग वहाँ मूव हो गए, और उस प्रोविंस में रेंट कंट्रोल भी नहीं है। जिन्होंने 1000 का लिया हुआ था, लैंडलॉर्ड ने अगले साल उनका रेंट 2000 कर दिया। तो ये सीन हो रहा है। इधर भी ऐसे ही है। अभी जैसे जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरा रेंट 10% पर वीक इंक्रीज हुआ है। तो मान लो जैसे मेरा $550 रेंट है, तो $55 पर वीक इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, जब तुम लोगों की लीज एक्सपायर हो रही होती है, रेंट बढ़ जाता है। और अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा होता है, और अगर गाड़ी है तो इंश्योरेंस कितना आता है गाड़ी का। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन का अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से बस वगैरह में वहाँ सफर पैसा बहुत है ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है लेकिन वो बस में अगर आप समझ लो कि अगर ब्रैम्पटन वाली साइड रह रहे हो ना, तो वहाँ पे पास बनता है, प्रेस्टो कहते हैं उसको, कार्ड, जैसे आपके यहाँ होता है माइकी कार्ड, वहाँ प्रेस्टो होता है। तो उसमें आप पास वगैरह ले लो कुछ, आपका अगर आप अडल्ट हो तो फिर आपका इजीली पास मंथली बन जाएगा $150 तक। उसमें आप पूरे ब्रैम्पटन के एरिया में, मिसिसागा के एरिया में सफ़र कर सकते हो, लेकिन टोरंटो में नहीं कर सकते। टोरंटो में जाना है तो वहाँ का अलग होता है। हाँ, तो ये तो हो गई इसकी पास। अब इसका हर एक प्रोविंस का अलग है इसका भी सीन। अगर आप हमारी तरफ आ जाओगे तब वहाँ पर आपको अलग चार्जेस होंगे, तो अलग अलग प्रोविंस का अलग अलग। लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी की बात करें, तो गाड़ी की सबसे पहले मॉर्गेज तो चलो गाड़ी की कीमत पर डिपेंड करता है ना। अगर उसी की बात, गाड़ी की कीमत की बात करनी है, तो वो गाड़ियाँ यहाँ के मुकाबले वहाँ काफ़ी सस्ती है। हाँ, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ आपको इजीली मिल जाएंगी। तभी आपने देखा होगा कनाडा में जाकर लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चैलेंजर है ना। हाँ, तो वो वहाँ पर नॉर्मल है उनके लिए, क्योंकि वो इजीली वहाँ पर अगर आपने मस्टैंग भी लेनी है तो आपको $40,000 से $50,000 तक मिल जाएगी। ब्रांड न्यू नहीं, एक बढ़िया जो 2-3 साल पुरानी। हाँ, इतनी मिल जाएगी आपको इजीली। और चैलेंजर वगैरह जैसे मैंने कल दिखाई दिया आपको 2022 की। हाँ, नहीं इतनी महंगी तो नहीं है यार, $2.5 लाख की भाई। $2.5 लाख की इन्होंने दिखाई। वहाँ 2022 में मुझे लगता है कि इजीली $60,000 तक मिल जाएगा। 70 लाख तक भी लगा लो, ठीक। ऐसा वो हेलकैट थी। हाँ, तो फिर भी हम $2 लाख तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो आ जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे गाड़ियाँ सस्ती हैं, इजीली आपको मिल जाती है, लेकिन इंश्योरेंस महंगी है। ओके। अब इंश्योरेंस यहाँ का मुझे सीन पता नहीं कैसे होती है, लेकिन वहाँ पे इंश्योरेंस डिपेंड करती है कि आप कौन सी लोकेशन पे रहते हो, उस लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो, ब्रैम्पटन में इंश्योरेंस बहुत महंगी होती है, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट्स वगैरह काफ़ी होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे इंश्योरेंस आपको बहुत महंगी मिलेगी। फिर एक डिपेंड करता है कि आपने गाड़ी कौन सी रखी है, रहते कहाँ हो, आपका लाइसेंस कितना पुराना है, आपकी इंश्योरेंस हिस्ट्री कैसी है। सेम चीज़ इधर भी। तो ये मैं अपनी गाड़ी का करीबन देता हूँ $153 पर मंथ। अच्छा, ठीक। हाँ, क्योंकि मैंने ली थी 25 साल से कम था, तो थोड़ा ऐसे ही हिसाब था, और सबसे सस्ती इंश्योरेंस मैंने चूज़ करी थी। अच्छा। और हाँ, और सेम ही चीज़ है सारी कि कौन से एरिया में रहते हो, आपकी गाड़ी कहाँ पार्क होती है, गैराज में होती है, बेसमेंट में होती है, कहाँ पर होती है बेसिकली। तो उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगली कॉस्ट ऑफ लिविंग में सब पॉइंट है ग्रोसरी। तो वीक की कितने की ग्रोसरी आती है? ग्रोसरी यार मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपनी अकेले की बात करूं ना, मैं बढ़िया मतलब एकदम अच्छा, कमी नहीं होनी चाहिए खाने में। हाँ, खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ, फिर भी मेरा मंथली $200 लगता है। अरे बस। हाँ, सही है। यहाँ मैं और वानी जाते हैं, मतलब $200 से $250 आप मानकर चलो। कभी अगर चलो बहुत ज़्यादा चीज़ें लेनी हो, चलो आप 300 मान लो बस। हम भी जब जैसे घर पे ज़्यादा खाना शुरू किया है, तो हम जब मैं और वानी खुद लेने जाते हैं, तो $200 से $250 की ग्रोसरी वीक की
कहीं नहीं जाती, 2 लोगों की। तो अब करीबन हम वो वैसा है कि अभी नज़र लगने वाली बात है जी। मतलब तो आपका $1000 जाता है। 700-800 लगा सकते हैं। हाँ 700-800 दोनों का, मतलब आपका अकेले का 400 है, डबल है ग्रोसरी। ठीक है। There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, rock coming the way it gets manic. I know what I अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट की मिनिमम वेज कितनी है। अब मिनिमम वेज वहाँ पे डिपेंड करती है, वो भी प्रोविंस टू प्रोविंस, हर एक प्रोविंस की अलग है। अब मुझे लगता है ओंटारियो की इस वक्त इंक्रीज़ होकर ऑलमोस्ट $16 हो चुकी है पर आवर। हमारे वहाँ नोवा स्कोशिया में अभी भी $14 to $15 के बीच में है मिनिमम वेज। तो बाकी जैसे जैसे आप किसी और प्रोविंस में चले जाओगे, अल्बर्टा वाली साइड और भी कम है, ब्रिटिश कोलंबिया भी आपको $1500 इतनी की मिलेगी आवर्ली। लेकिन हाँ ऐसे नहीं है 20 के, मतलब $18 के ऊपर किसी भी प्रोविंस की नहीं। कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है तो उसकी $18 पे होगी, 16-17। कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, डिपेंड करता है। अगर कोई लेबर कर रहा मान है लो तो कोई डोमिनोज में काम कर रहा है, उसकी कैजुअल की पे कितनी होगी? अगर तो वो नॉर्मल एज अ डिलीवरी और डिलीवरी बॉय या फिर नॉर्मल अंदर करो एम्प्लॉय एज अ काम कर रहा है ना, तो उसकी मिनिमम वेज होगी कितनी? 16। डिपेंड करता है भाई फिर कौन सी प्रोविंस में है, कौन सी पर जगह वो में रील बनी थी ना, ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं मीट या ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे डोमिनोज की मैंने काम किया है, $30 मेरी पे थी, $29.60 फॉर एन आवर। ये तो भाई फिर बहुत फर्क पड़ जाता है ना। हाँ, और उसके बाद डिलीवरी के अलग पैसे मिलते थे 60 सेंट्स। खैर वो तो कनाडा में भी होगा कि तुम कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो मिनिमम वेज रेट है वो तो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, क्योंकि ये रिसेंटली बढ़ी थी, शायद $23 है। ठीक है, जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया तो 19 पॉइंट कुछ थी, बट पिछले 3 सालों में $1 करके कुछ बढ़ चुका है रेट। तो इतनी मिनिमम वेज स्टूडेंट को मिलेगी। अगर आपकी एज, यहाँ पर एज भी बहुत मैटर करती है। अगर आप 18 के हो तो आप मान लो आपकी 20 है, ठीक है। अगर आप लोग उसके ऊपर हो तो आपकी 21 है। तो $23 यहाँ पर मिनिमम वेज है एक स्टूडेंट का, ठीक है। सैलरी है या उसको पे बोल सकते हैं। और जैसे जैसे आप लोगों की एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी पोजीशंस बढ़ती हैं, तो इनकम बढ़ती रहती है। कैजुअल काम करते हो तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं यहाँ पर, पार्ट टाइम काम करते हो तो पे रेट कम होता है। पार्ट टाइम में क्या होता है वो तो मैं चलो अलग से वीडियो बना दूँ, पार्ट टाइम कैजुअल को डिफरेंस उसके क्या होते हैं। लास्ट चीज़, हम लोगों ने बहुत सुना है भाई कनाडा में PR आसान है, ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, कनाडा चले जाओ। ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल है, कनाडा चले जाओ। ये रियलिटी क्या है, PR का सिस्टम क्या है उधर? नहीं रियलिटी तो ये सही बात है। ऑस्ट्रेलिया से तो सस्ती कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से तो आसान है। हाँ। अब पता नहीं मुझे यार यहाँ पे कैसे मिलती है। जैसे आपने मुझे बताया कि यहाँ पे कोर्सेज पे डिपेंड करता है ना, हाँ। कि कौन सा कोर्स है आपका, और उस हिसाब से आपको PR मिलेगी। जिसमें नहीं मिलनी उसमें नहीं मिलनी। हाँ। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे जॉब पे डिपेंड करता है। अब जैसे आपने स्टडी कर ली, समझ लो कि मैंने वहाँ पे स्टडी की है, बिजनेस का कोर्स कर लिया, ठीक है। अब बिजनेस के कोर्स के बाद ऐसा नहीं है कि वो मेरा देखेंगे कि इसने बिजनेस का कोर्स किया है तो इसको हम PR देंगे। अब उसके बाद मुझे काम करना पड़ेगा, एक काम का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, 1 साल का 2 साल का जितना भी, फिर उस चीज़ के बाद अप्लाई करूँगा PR, फिर उस काम के हिसाब से मुझे फिर मुझे PR मिलेगा। हाँ। नहीं, यहाँ पर अलग है। यहाँ पर जिन कोर्सेज में डिमांड है सिर्फ उन्हीं में मिलती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 3 कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया जिनको सबसे ज़्यादा PR मिली लास्ट ईयर। वो थे अर्ली चाइल्डहुड टीचर, मास्टर्स ऑफ मतलब टीचर, अर्ली चाइल्डहुड टीचर, और क्या था, तो वो वीडियो साइड में आप लोगों को दिख जाएगी। बट यहाँ पर बहुत लिमिटेड कोर्सेज के अंदर है। आप लोगों को उस फील्ड में जॉब चाहिए, आप लोगों को अपने स्किल असेसमेंट पूरे करने हैं, आप लोगों को अपने पॉइंट्स पूरे करने हैं, उसके बाद ही PR मिलती है। मेजर कोर्सेज में नहीं है, जैसे हर घर में एक घर छोड़ के इंडिया में इंजीनियर होता है, यहाँ पर भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन से इंजीनियर हो। और यहाँ पर ट्रेड कोर्सेज में बहुत ज़्यादा PR है, ठीक है। ट्रेड कोर्सेज में आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो लोग यहाँ पर मान लो बैचलर्स कर ली, उसके बाद ट्रेड कोर्स कर लिया 1 साल का, मास्टर्स कर लिया, उसके बाद ट्रेड कोर्स कर लिया। मान लो आपने पेंटिंग का कोर्स कर लिया, दीवारें पेंट करने वाला, आराम से PR हो जाएगी। मान लो आपने कारपेंटर का कोर्स कर लिया, PR हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं कि मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है यहाँ पर। वो नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब ये थोड़ी है कि भाई BBA करके मैं आ गया, हम उठा के PR लेना है, मुश्किल है भाई, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी हज़ारों BBA लोग बैठे हुए हैं करने के लिए। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग में भी PR है। ओह अच्छा। हाँ, अगर आप कोर्स कर लेते हो तो उसके बाद सीन रहता है। तो ये थी आज की वीडियो आप लोगों को बताने के लिए कि कैसा सीन है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा के अंदर। अगर आप लोग वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ऐसी सब्सक्राइब कर देना। आपको लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम कनाडा, बॉय फ्रॉम मेलबर्न। नहीं मिलते। लव फ्रॉम कनाडा इन मेलबर्न, लव फ्रॉम मेलबर्न इन मेलबर्न, बॉयज फ्रॉम इंडिया, बॉयज फ्रॉम इंडिया। अपना देश महान है भाई। अपने देश से बढ़िया भाई कई रीज नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सोच समझ कर आना। एक सेकंड ज़्यादा चटक हो गया मैं, ये भाई बहुत ज़्यादा डर हो गया। और अब